नमस्कार। जिस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मुकेश बाकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक जिसका नाम है तरंग गति लेकर आया हूं। तरंग गति का अध्ययन करने से पूर्व मैं आपको बता दूं कि कोई भी आकाश है उसमें गति करने के लिए कण है, चाहे तरंग हो या कोई द्रव्य है, उसकी गति के लिए दो तरंगे मुख्यतः होती है। प्रकृति दो होती है, एक होती है कणीय प्रकृति, दूसरी होती है आपके तरंग प्रकृति। तो बात करें हम कणीय प्रकृति की, तो कणीय प्रकृति में सीधा सिस्टम यही होता है कि ऊर्जा पाकर कोई भी कण है जो गति होती है उसमें कणीय गति हो जाती है, जैसे बंदूक से दागी गई गोली। ठीक उसी प्रकार आपके ध्वनि तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय है, इनमें है तरंग गति होती है। इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के लिए हम अपना टॉपिक करते हैं स्टार्ट। तरंग गति, तो इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन, हाँ, कणीय प्रकृति और तरंग प्रकृति के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कणीय प्रकृति किस प्रकार की होती है कि किसी भी कोई भी पदार्थ, कोई भी द्रव्य है, ऊर्जा पाकर गति करने लग जाता है कणीय प्रकृति में। तो और जो तरंग प्रकृति होती है उसमें आपने देखा होगा, चाहे ध्वनि तरंगे हो चाहे विद्युत चुंबकीय तरंगे हो, तो उनमें कण है वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। उनकी प्रकृति कैसे होती है, इनकी सही डेफिनेशन क्या है तरंग गति की, तो उसकी डेफिनेशन की बात करें तो मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि जैसे एक तालाब है, उस तालाब में आप पत्थर मारते हो, इस प्रकार की हरकतें तो कर ही दोगे आराम से। तो पत्थर मारने पर हम क्या देखते हैं कि जैसे जहां पर जो पत्थर गिरता है वहां से जो जल की तरंगे है वो इस तरह से लहराती हुई आगे बढ़ती है, लेकिन वहां पे आप जहां पे पत्थर गिराया है वहां पे किसी कागज की नाव बना के वहां पे आप रख देना, तो वो है केवल ऊपर नीचे गति करेगा। वो उस जो लहराती हुई जो लहरें होती है ना उनके साथ में गति नहीं करता, वो वहीं पर ऊपर नीचे गति करता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे यही सिद्ध होता है कि जैसे ही हमने उस पत्थर को फेंका वहां पे, तो पत्थर फेंकने पर उनके जल के जो कण है, जो अणु है, उनके मध्य जो गति हुई वो वहीं पर हुई, उस जल के लंबवत। और जो विक्षोभ है, विक्षोभ किसे कहते हैं, जो कि इस तरह से आगे बढ़ रहा था ना, वो विक्षोभ है, वो आगे जा रहा था, लेकिन कण है उस विक्षोभ के साथ में नहीं जा रहे थे, वो केवल वहीं पर अपने स्थान पर लंबवत गति कर रहे थे। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, तरंग गति कहलाती है। क्लियर है। तरंग गति है उसकी मुख्यतः दो प्रकार की तरंगे होती है, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो यांत्रिक तरंगे है उनमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है और उनको एक माध्यम की आवश्यकता होती है, वो भी उसके भी दो प्रकार होते हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंगे उनके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि प्रकाश गति करता है तो उसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसके बारे में हमें बाद में चर्चा करेंगे, उससे पहले है तरंग गति के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने आपको जो बात बता दी है बस वही चीज मैं अब लिखने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बताया, जो बताया है आप उसकी लैंग्वेज अपने आप लिखो चाहे मैं लिखाऊं, एक ही बात है। तो हमें यह तो पता है कि कोई भी जो द्रव्य है उसकी दो प्रकार की प्रकृति होती है। कौन कौन सी होती है आपके, फर्स्ट होगी कणीय और सेकंड हो गई तरंग प्रकृति। हाँ, तो करते हैं स्टार्ट कि आकाश में ऊर्जा संचरण के लिए दो प्रकृति
होती है। फर्स्ट नंबर हो गया आपके कणीय प्रकृति। हाँ, प्रकृति यहाँ पे मैं बोला हूं नाम, तो प्रकृति यदि गति की बात करें तो यहाँ पे आप गति भी लिख सकते हो, एक ही बात है। यानी कि जो गति है कणीय प्रकृति, और दूसरी हो गई तरंग प्रकृति। यानी कि ऊर्जा पाकर कण है, ऊर्जा पाकर, सीधी लिख रहा हूं परिभाषा में, पाकर कणों की गति। ये तो हो जाएगी आपके कणीय प्रकृति। ठीक है, जैसे कण है वो ऊर्जा पा लिया, तो ऊर्जा पाने के बाद में गति करने लग जाते हैं, तो वो हो जाएगी आपके कणीय गति। ठीक है, कणीय प्रकृति होती है और ये गति नाम दे दिया, तो गति करने लग जाएंगे, तो ये हो जाएगी आपके कणीय गति। उसके लिए जैसे बंदूक से दागी गई गोली, इसमें क्या होता है, कोई भी कण है वो एक दूसरे के अटैच में रहते हैं, जैसे कि तरंग के रूप में, इनका संचरण है तरंग के रूप में होता है, जैसे ध्वनि तरंगे, विद्युत चुंबकीय आदि। ठीक है, तो ये हो गया तरंग और ये हो गया आपके कणीय प्रकृति। दोनों क्लियर हो गए भाई? ये तो आप, मैंने बताया कि कोई भी आकाश है उसमें ऊर्जा संचरण की दो विधियां होती है, बस दोनों विधियों का नाम बताया मैंने अभी। हमें इन दोनों विधियों से मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है, तरंग गति से मतलब है। तो तरंग गति की परिभाषा मैंने आपको बता दी अभी कि किस तरह से है गति होती है, तरंग गति किस प्रकार से होती है, बस उसको भी लिखना है। तो मैं क्या लिखूंगा भाई, कि जब तालाब में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब के जल में विक्षोभ उत्पन्न होता है और जब हम उस विक्षोभ पर कागज की नाव रखते हैं तो हम देखते हैं कि वह नाव विक्षोभ के साथ गति न कर अपने स्थान पर ऊपर नीचे गति करती है। इससे यह सिद्ध होता है कि जल के कण विक्षोभ के साथ गति न कर वहीं पर उसके लंबवत
गति यानी कि ऊपर नीचे करते हैं जल के कणों की यह गति या फिर ऐसा लिख दो, यह प्रक्रिया यह गति तरंग गति अब इसमें यह तो हो गई बात तरंग गति की। अब जो मैंने ये लिखा है वो बिल्कुल सही है और बस इतनी सी परिभाषा है, लेकिन आपकी जो बुक है उसके अकॉर्डिंग यदि हम परिभाषा बनाए तो उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें यह दिया हुआ है कि जो प्रथम विक्षोभ है, प्रथम विक्षोभ तथा जो दूसरा विक्षोभ है वो एक निश्चित समय के पश्चात दूसरा विक्षोभ उत्पन्न हो, ठीक है, और उन दोनों विक्षोभों के मध्य की दूरी के समानुपाती हो। जो समयांतराल है वो उन दोनों विक्षोभों के मध्य की दूरी के समानुपाती है, तो यह प्रक्रिया तरंग गति कहलाती है। उसने बस यही कहा है कि आप यदि वो लैंग्वेज लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो कि प्रथम विक्षोभ एक विक्षोभ है, जैसे ही एक विक्षोभ उत्पन्न होता है उसके बाद में एक निश्चित समय के बाद में जब दूसरा विक्षोभ उत्पन्न होता है तो एक निश्चित समयांतराल के पश्चात जो समयांतराल है वो उन दोनों विक्षोभों के मध्य की दूरी के समानुपाती होता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तरंग गति कहलाती है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा कि जब कोई वो ये है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज डिफिकल्ट है और कुछ नहीं है इसमें। जब कोई भौतिकीय घटना एक स्थान पर प्रेक्षित होती है, प्रेक्षित यानी होती है, तथा दूसरा विक्षोभ या दूसरी घटना, एक चीज लिख देना है दोनों में से, विक्षोभ निश्चित समय पश्चात किसी अन्य स्थान पर प्रेक्षित होता है, तो यह समयांतराल दोनों स्थितियों के मध्य दूरी के समानुपाती होता है। और यही प्रक्रिया तरंग गति कहलाती है। बस ये चीज है। अब आप है ये लैंग्वेज लिखो, कोई जरूरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है कि भाई आपको यही लैंग्वेज लिखनी है। यदि आप ऊपर वाले लिखते हो जिसके अकॉर्डिंग आपको पता है, मैंने बताया था कि किस तरह से विक्षोभ होता है, उत्पन्न होता है, और कण है किस तरह से ऊपर नीचे उसके लंबवत गति करते हैं, और वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपके तरंग गति कहलाती है। अब इसके लिए दो विधियां हैं, कौन कौन सी गतियां हैं तरंगे, एक तो होती है आपके यांत्रिक तरंगे और दूसरी होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो मैं क्या लिखूंगा कि माध्यम, एक मिनट थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं मैं, कि माध्यम संचरण के
आधार पर तरंगें दो प्रकार की होती है। फर्स्ट नंबर हो जाएगी आपकी यांत्रिक तरंगें, दूसरी हो जाएगी आपके विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, तो ये होगी यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। माध्यम संचरण के लिए दो तरंगे होती है, यांत्रिक एंड विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब यांत्रिक तरंगों की बात करें तो यांत्रिक तरंगे होती है, उनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट बात यही है कि इनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। सेकंड, इनमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। यह दो प्रकार की होती है, एक होती है अनुदैर्घ्य, एक होती है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ है वो तरंग संचरण के लंबवत कार्य करती है, जबकि अनुदैर्घ्य है वो तरंग संचरण के अनुदिश गति करती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, उनको माध्यम संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जिस तरह से आपने देखा होगा प्रकाश तरंगे, प्रकाश तरंगे है वो अनेक परतों को छेदते हुए यहां तक पृथ्वी तक पहुंचती है, हमें पता है। निर्वात में से भी गुजर सकती है, अर्थात उनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उसी तरह से ये यांत्रिक तरंगों और जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उन दोनों में अंतर है। अब इनकी विस्तृत चर्चा है। हम विस्तृत चर्चा क्या, यही तो विस्तृत चर्चा है, इसमें और कुछ नहीं है, बस यही परिभाषा है इनकी। और यही इनके एग्जाम्पल से आप लिखना चाहो तो कोई से भी लिख देना भाई। विद्युत चुंबकीय तरंगों की गामा तरंगे, एक्स किरणें, ये हो गए आपके विद्युत चुंबकीय तरंगों के। यांत्रिक तरंगों की बात करें जिसमें कोई से भी मान लो आप जैसे कि तनी हुई डोरी है, उसमें उत्पन्न जो तरंगे होती है यांत्रिक तरंगे होती है। तो इस तरह से है जो आपके ये यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगों हैं, उन दोनों में अंतर है। तो समझ गए होंगे इनकी परिभाषा, इनका अर्थ समझ गए होंगे कि यांत्रिक तरंगे कौन सी होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी होती है। अब हम क्या करते हैं, इनकी लैंग्वेज लिखते हैं। फर्स्ट नंबर है आपके यांत्रिक तरंगे। इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यह प्रत्यास्थ गुणों पर निर्भर करती है ना, प्रत्यास्थ गुण, प्रत्यास्थ गुणों पर यह प्रत्यास्थ गुणों पर निर्भर करती है। इनमें क्या होता है कि जो भी कण होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, हाँ तो यह है संचरण। संचरण क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, तो इनके लिए इनको माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रत्यास्थता का गुण, प्रत्यास्थ गुणों पर भी ये निर्भर करती है। और थर्ड की बात करें तो ये है जो आपके जैसे किसी बल के द्वारा बंधे होने चाहिए, यानी कि कण, इसके जो कण होते हैं ना वो कण किसी बल के द्वारा बंधे होने चाहिए ताकि ये एक दूसरे में विक्षोभ उत्पन्न कर सकें और ये जो आगे है संचरित हो सके। तो वो लाइन भी आप लिखना चाहो तो लिख देना कि इसमें कण परस्पर किसी बल से बंधे होने चाहिए
ताकि विक्षोभ उत्पन्न कर सकें, जिससे कण आगे गति कर पाए। बस यही है आपके यांत्रिक तरंगे, अब और कुछ नहीं है। अब आगे सीधा इसका प्रकार ही देख लो आप, और इसमें आप ऐसे लिखते रहो, कोई फालतू कोई मतलब नहीं। मुख्यतः जो इसकी परिभाषा है बस यही है कि इनमें जो कण होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और इनमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है, इनको प्रत्यास्थ तरंगे भी कहते हैं। और इनके कण है वो किसी बल के द्वारा बंधे होते हैं, जिससे उनमें विक्षेप उत्पन्न हो और ये कण आगे जाए। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल बताया था आपको कि कोई बल है, जैसे कि तनी हुई डोरी है, उसमें विक्षोभ उत्पन्न होता है ना। तो वो इसका एग्जाम्पल यदि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा आपके, उदाहरण लिख लेना, तनी डोरी में उत्पन्न विक्षेप या विक्षोभ आदि। ठीक है, अब इनके प्रकारों की बात करें तो फर्स्ट नंबर आपके आता है अनुप्रस्थ तरंगे। तो अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी होती है? मैंने भी आपको बताया था कि वे तरंगे जो तरंग संचरण के लंबवत गति करती है। तरंग संचरण के लंबवत जो गति करती है वो होती है आपके अनुदैर्ध्य तरंगे। वे तरंगे, वे यांत्रिक तरंगे कहना चाहो तो वो ये यांत्रिक तरंगे या वे तरंगे जो तरंग संचरण के लंबवत गति करती हो। इसमें है ये जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है वो दृढ़ता पर निर्भर करती है। दृढ़ता यानी कि ठोस और द्रव के में ही कार्य करती है। ये सारों में ठोस, द्रव और गैस तीनों में कार्य नहीं करती है, ओनली ठोस एंड जो द्रव है उसी में ये कार्य करती है। इसमें तो क्या लिखेंगे, इसमें दृढ़ता का गुण विद्यमान होता है, जिससे यह केवल ठोस व द्रवों में ही संचरित हो सकती है। ठीक है, अब देखो अनुदैर्ध्य तरंगों की बात करें तो अनुदैर्ध्य तरंगे कौन सी होती है? जस्ट इसके अपोजिट, अब इसके जस्ट अपोजिट देख लेना आप यहां पे, अनुदैर्ध्य। ये तरंगे कौन सी होती है? वे तरंगे जो तरंग संचरण, तरंग संचरण की क्या हो? अनुदिश, अनुदिश गति करती हो। अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती है। यह सभी में अर्थात ठोस, द्रव व गैस में संचरित हो सकती है। ठीक है,
एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसमें ये लिख देना, तनी डोरी में उत्पन्न तरंगे आदि। और सेकंड वाला क्या हो जाएगा इसमें, किसी क्षण में रगड़ के कारण उत्पन्न तरंगे। ठीक है, ये तो वही है, किसी तनी डोरी में जैसे कि हम उसको पकड़ के छोड़ते तो वो ऊपर नीचे गति करती है, और इसमें रगड़ के कारण उसी के जस्ट अनुदिश है गति करेगी, तो वो कहलाती है आपके अनुदैर्य। अनुदैर्य यानी कि अनुदिश, अनुप्रस्थ जस्ट इसके लंबवत। क्लियर है भाई इतना। अब हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों की। अपना था ना टॉपिक सेकंड नंबर, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो परिभाषा मैंने बता दी इसकी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी होती है, वे तरंगे जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात निर्वात में भी संचरित हो सकती है, वे तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है। ठीक है, जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मैंने आपको बता दिया। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक्स किरणें, कोई सी मान लो, रे सारी जो तरंगे होती है, रेडियो तरंगे मान लो, आदि मान लियो, ये सारी होती है, वो किसमें होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ये था अपने तरंग गति और उसके प्रकार, जिसमें हमने यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में आज अध्ययन किया। तो बिल्कुल इजी था। हाँ, थ्योरी थोड़ी सी ज्यादा थी, अदरवाइज इतना टाइम नहीं लगता समझाने में। तो बस 5 मिनट का टॉपिक है पूरा, और 5 मिनट के टॉपिक में यदि सही ढंग से समझ में आ गया तो लिखने में 10 मिनट लगने वाले हैं आपके। तो यहाँ पे तो मेरे को तो इससे लगा कि भाई बोर्ड पे लिख रहा था और थोड़ा सुंदर लिखने की कोशिश कर रहा था, इसलिए इतना टाइम लग गया, अदरवाइज इतना टाइम नहीं लगता। तो समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। नहीं समझे तो घर पे पढ़ना, समझ जाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल फिर एक जस्ट आगे का टॉपिक लेके अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद, बाय बाय।